जेट 2018 का। ठीक है, दिख तो सबको रहा है अच्छे से? मेरी वॉइस क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये आज थोड़ा सा बोर्ड आपको जरूर ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंड में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है उस वजह से। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक दो दिन में इसको सही करके रिपेयर करके फिर से वापस वही आपको बिल्कुल सीधा सा दिखेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन, आपके पास रिएक्शन दे रखी है हेबर प्रोसेस। कौन सी रिएक्शन दे रखी है? हेबर प्रोसेस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेबर प्रोसेस कौन सी है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, हेबर प्रोसेस के लिए आपको केपीकेसी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, केपीकेसी में जो रिलेशन होता है वो आपको बताना है। मैं चार ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने और आपको बताना है फटाफट से कि कौन सा होगा। ये नीट जेट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, केपी इक्वल टू केसी होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास। सेकंड ऑप्शन है आपके पास केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर -2 है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी है। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर +2 है। ये चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। लो जी, सामने दिख रहा है हेबर प्रोसेस के लिए, हेबर प्रोसेस के लिए केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है? सेकंड आंसर मनीष, बिल्कुल करेक्ट आंसर सेकंड ही है। हेबर प्रोसेस कौन सी होती है? N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, और कैटलिस्ट कौन सा होता है? फेरस। कौन सा होता है? फेरस। और फेरस के साथ में कौन काम करता है? मोलिब्डेनम। कौन करता है? मोलिब्डेनम। तो देखिए यहाँ पर Kp इक्वल टू Kc आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है फॉर्मूला, आरटी की पावर डेल्टा एनजी। और डेल्टा एनजी क्या होता है आपका? एनपी माइनस एनआर। एनपी क्या है? प्रोडक्ट के मोल, और एनआर क्या है? रिएक्टेंट के मोल। कौन से मोल? गैसियस मोल। कौन से मोल? गैसियस मोल। मैंने रीजन भी दिया था कि लिक्विड के और सॉलिड के मोल क्यों नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने? 3 और 1 4, कितना हो गया? -2। तो आरटी की पावर कितना हो जाएगा? -2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर -2। सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये जेट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना कि ये मेरी क्लास में जो मैंने करवाया उसमें से कितने क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपके पास कोई रिएक्शन है, आपके पास कोई रिएक्शन है N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। ठीक है, अब ये याद रखना कि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो साइन आएगा वो ये डबल साइन ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कहीं गलती से अगर सिंगल साइन रख भी दूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर डबल साइन है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ही मतलब यही है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आपको N2 की कंसेंट्रेशन दी है, O2 की कंसेंट्रेशन दी है और NO की कंसेंट्रेशन दी है। आपको तीनों की क्या दी है? कंसेंट्रेशन तीनों की आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, तीनों की कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। और आपकी जो कंसेंट्रेशन है इसकी है 3 × 10⁻³ इसकी कंसेंट्रेशन है 4.2 × 10⁻³ और NO की कंसेंट्रेशन है 2.8 × 10⁻³ ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी रिएक्शन है और इसमें इसकी कंसेंट्रेशन आपको N2 O2 और NO की कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ये भी जेट 2018 का क्वेश्चन ही है। ठीक है, और इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें केसी की वैल्यू आपको बतानी है। केसी की वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट कर दीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सर। देखिए ये आपके पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको N2 O2 NO की कंसेंट्रेशन दी है। आपको केसी की वैल्यू निकालनी है कि केसी की वैल्यू क्या होगी। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप फटाफट से काउंट कर लीजिए केसी की वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 0.622, सेकंड ऑप्शन है 0.822 और थर्ड ऑप्शन है 0.922 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास आर। ये लो जी, फटाफट से आंसर बता दीजिए केसी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है आपके पास, रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन में आपको N2 O2 NO की कंसेंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, यूनिट से आपको कोई लेना देना नहीं है
और आपको सीधा Kc की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है उसकी तो यूनिट आपके मोल पर लीटर ही आनी है, और वो किस तरीके से आएगी वो बाद की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप Kc की वैल्यू निकाल के बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है उनमें यूनिट पूछा भी नहीं है, ठीक है। मनीष ने भी आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन आंसर। मनीष के अलावा और दो बच्चे और भी हैं, जो भी हैं फटाफट से आप बता दीजिए आंसर। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन ना मैं आपको जो मेरे लाइव क्लास के 3 लेक्चर मैंने लिए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, उसमें बहुत अच्छे से कराया। आपको बस कैलकुलेट करना था, आपको बस केवल कैलकुलेट करना है और आंसर पे पहुंच जाएंगे। मैंने देखा है मनीष चारों क्लासों में था, ठीक है, और चारों क्लास में था। इसी का रीजन है कि अभी तक 2 क्वेश्चन बताए, दोनों के आंसर इसने दिए भी हैं और बिल्कुल राइट। थैंक यू वेरी मच मनीष, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, टेंशन ना ले आप। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए निकालना किस तरह से था मैं यहाँ पर बता देता हूँ हल्का सा। Kc इक्वल टू आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखिए प्रोडक्ट की कितनी है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन क्या होगा 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे n2 और O2 की लिख देते, तो n2 और O2 की कितनी है 3 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -6, एक साथ लिख दूं 3 इंटू 10 की पावर -3, 4.2 इंटू 10 की पावर -3, तो दोनों को एक साथ मैंने क्या लिख दिया -6 लिख दिया। आपको पता है -6 से ये माइनस वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसका स्क्वायर होगा ये भी -6 हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा लास्ट स्टेप में 2.8 इंटू 2.8 बट्टे 3 इंटू 4.2। आप जैसे इसको सोल्व करोगे देखो यहाँ से मैं पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 14 से कर दिया मैंने, तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 5.6 बटे 9। आपके पास आंसर आ जाएगा 0.622। क्या आंसर आ जाएगा Kc की वैल्यू 0.622, ठीक है। अब आपसे यहाँ से आपसे Kp की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो Kp की वैल्यू पूछेगा तो किस तरह से क्या करेगा, आपको पता है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, क्या है 0 है। और आपने पढ़ा था कि जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है वहां पर Kp इक्वल टू क्या होता है Kc होता है। ये जेड 2018 का क्वेश्चन था, हो सकता है जेड 2021 में यही क्वेश्चन रहे, डेटा भी ये रहे। आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था मैं खुद भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से पहले मुझे भी देखना होता है कि कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके मल्टीपर्पज टाइप के हो, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के मैं देख रहा था इस तरीके से कि देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो मैंने ये देखा कि ये जो सिमिलर एग्जाम है नीट, जेई, जेट, आईसीआर, बीएचयू है ना, बीसीएसई, एमपी का जो पीएटी होता है, पीईटी होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्स क्या है, इनमें जो क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे एक जगह से आ रहे हैं। मैंने आज देखा कि नीट का 2012 का क्वेश्चन जेट में 2018 में आ रहा है, नीट का 2012 का क्वेश्चन जेट में 2018 में आ रहा है, और जेट का 2018 का क्वेश्चन है जो सॉरी जेट का 2012 का जो क्वेश्चन है वो नीट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये सारे के सारे। गुड नाइट सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो अभी क्लास है, आपके लिए गुड नाइट जो भी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या एक दूसरे मिक्स ही आ रहे हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप नीट, आईसीआर, बीएचयू, आरपीवीटी, जेट इनके क्वेश्चन पेपर सोल्व कर डालो, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता ना तो एक सीधा सा फंडा है। देखो भाई अगर एग्जाम क्रैक करना है तो एक ही फंडा है, या तो क्वेश्चन को समझ लो, अगर समझ नहीं आ रहा तो उसका आंसर सीधा ही रट डालो। मेरे कई फ्रेंड्स थे ऐसे, मैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में था तो मेरे से इतनी रट्टाफिकेशन नहीं होती थी, लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे जो जेई के सारे पेपर ही रट डालते थे। अभी अभी जल्दी सो रहा हूँ सर, मेरा कोरोना हो गया। ओ, हम आपसे भगवान से दुआ करेंगे कि आपको जो ये कोरोना डिजीज हुई है जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओ, इससे रिकवर हो। चलो अपनी क्लास पे आते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। कैसी आपकी वैल्यू निकाली, डेल्टा एनजी की वैल्यू जहां 0 होती है, केपी की वैल्यू वहां क्या हो जाती है, केसी के इक्वल हो जाती है। तो यही आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, केपी की। हो सकता है कि जेट 2021 में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे, समझ गए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें 2021 में यही क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम डिक्टो हो, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो, तो आपको कुछ नहीं देखना, केसी की वैल्यू निकालो, केपी की वही चिपका दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको रिवर्सिबल कोई रिएक्शन दी है। क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छे से गौर से सुनना, इस बार क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की सांद्रता दुगनी करने पर साम्य स्थिरांक पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन सुन लिया अच्छे से। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, तब तक आप आंसर कमेंट कर दीजिए। 1/2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सेम रहेगा और 1/4 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगा, बिल्कुल मनीष। और बच्चे जो हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मनीष के अलावा थर्ड ऑप्शन, मनीष का थर्ड ऑप्शन आ रहा है। और बच्चे बताइए फटाफट से। नथिंग, रविंद्र प्रजापत, जगदीश प्रसाद थर्ड, कमलेश यादव थर्ड। बिल्कुल राइट आंसर थर्ड ही होगा। यानी मैंने आपको एक पॉइंट लिख के दिया था, पहले वाली केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ये पढ़ाया था और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने ये पढ़ाया था कि आपके दो के चलते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका रेट कांस्टेंट वाला के और एक आपके पास होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला के। आपको साफ साफ लिखा हुआ होगा कि कौन सा रेट कांस्टेंट। अगर वेग स्थिरांक बोले, रेट कांस्टेंट बोले तो रेट कांस्टेंट वाला के मानना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला के मानना है। ये आपका टेम्परेचर और कैटलिस्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये किस पे ओनली, टेम्परेचर पे। किस पे ओनली, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कंसेंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा दो, कंसेंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी कम कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। कंसेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, कंसेंट्रेशन पे कुछ, कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, कम कर दो, चाहे आप प्रेशर को चेंज कर दो, वॉल्यूम को चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेम ही रहेगा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डबल करने पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनचेंज्ड ही रहेगा। ये भी आपका जेट 2018 का क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। जेट एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 और आयनिक इक्विलिब्रियम से 3। 6 क्वेश्चन यहां से हो गए, केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन, यानी आप 7 क्वेश्चनों का करो तो कम से कम 25 मार्क्स आपके हो गए। और फिजिकल में 25 मार्क्स बच्चों के नहीं आते आसानी से, जबकि मैंने मुश्किल से 5-6 घंटे की अभी तक क्लास ली होगी, उसमें सारा चीज कंप्लीट भी करवा दिया आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास जेट 2017 का क्वेश्चन है। इस बार जेट 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, केपी और केसी के लिए आपको राइट रिलेशन बताना है कि केपी और केसी में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो मैं 4 ऑप्शन आपको लिख रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से इस पे सबका कमेंट फटाफट से आ जाना चाहिए। केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास केपी इक्वल टू केसी अपॉन आरटी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास केसी इक्वल टू केपी आरटी की पावर डेल्टा एम जी। एन लिखा हो या एन जी लिखा हो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है सॉरी, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी। जेट 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपके सामने है, अगर मैं बीच में आ रहा हूं तो रविंद्र प्रजापत थर्ड ऑप्शन। बताओ फटाफट से, केपी और केसी में रिलेशन बताना है। जगदीश फोर्थ, कमलेश फटाफट से देखिए एक बार, केपी और केसी में रिलेशन फोर्थ। मनीष आप बताओ, मनीष फोर्थ, वेरी गुड, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। मैंने बताया था आपको केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर होता है डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी क्या होता है यहाँ पर इंपोर्टेंट यही है, आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा एनजी होता क्या है। तो डेल्टा एनजी आपका होता है एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर। एनपी क्या है, प्रोडक्ट के मोल, और एनआर क्या है, रिएक्टेंट के मोल। किसके हैं, रिएक्टेंट के मोल। कौन से, गैसियस मोल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेट 2017 का ये क्वेश्चन था। अब बताओ इतने इजी क्वेश्चन, और देखो मैंने कितनी सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन क्वेश्चन तो केवल एक ही जगह से आ रहा है, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी वाले रिलेशन से। अभी तक जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर चुके, सब में यही आ रहा है। बताओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत मजा आएगा। देखो आपको रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस O2,
क्या रिएक्शन दी है, H2 प्लस H2 प्लस O2 नहीं CO2, H2 प्लस CO2, इससे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और ये भी H2O भी गैसीय में है, ठीक है, लिक्विड नहीं है, सारे के सारे हैं वो गैस में है यहाँ पर प्रेजेंट। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, आपके पास ये रिएक्शन दी है, इसमें कहा गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन है वो H2 और CO2 की क्या है, इक्वल है। इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और CO2 की क्या है, इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इस रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और CO2 की क्या है, बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के, इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन के अक्स मोल यूज हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के अक्स मोल यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अक्स मोल यूज हो जाते हैं, यानी अक्स मोल टूट जाता है H2, ठीक है, अक्स मोल यूज हो जाते हैं तो Kp की वैल्यू क्या होगी, अक्स मोल यूज हो जाते हैं तो Kp की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको Kp की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोबारा से सुन लो, आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में कहा है कि इनिशियल टाइम पर जब t इक्वल टू 0 टाइम होता है तब आपके पास H2 और CO2 की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तब आपके पास H2 के अक्स मोल यूज हो जाते हैं। ये नहीं कहा है कि H2 कितने मोल थे इनिशियल, लेकिन H2 के अक्स मोल यूज हो जाते हैं, तो आपको Kp की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में लिख देता हूं, आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अक्स का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास अक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अक्स क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1 प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये इसके पूरे टोटल के स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है। फटाफट से बता दीजिए, कैलकुलेशन वाला अच्छा क्वेश्चन है। और कई बच्चों को तो ये लगेगा कि सर इसमें डाटा ही सफिशिएंट नहीं है। मान लो मैं चौथा ऑप्शन ये दे देता ना कि डाटा सफिशिएंट नहीं, तो कई बच्चे तो इसी में घूम जाते। एक बच्चे का आंसर आ गया है, फर्स्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए, और बच्चे भी फटाफट से। पंकज सैनी फर्स्ट आंसर, और जगदीश फर्स्ट आंसर। जी बिल्कुल, फर्स्ट आंसर ही आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट आंसर ही आपका राइट आंसर होगा। बस आपको कुछ नहीं करना था, जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी उसमें आपने देखा था, बस आपको इतना सा चेंज करना था कि ए की जगह आपको 1 मानना है, जहां आप ए बी मान रहे थे वहां आपको 1 मानना है, और कुछ नहीं करना था। बस सीधा सा सीधा ये आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए क्या? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार सोल्व करके आपको दिखा देता हूं, देख लो, क्योंकि 2-3 बच्चों के आंसर है, बाकी के नहीं है। इसको मिटा देता हूं, इनको मिटा देता हूं, ठीक है, इनको मिटा देता हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपके पास रिएक्शन दे रखी है, तो H2 प्लस CO2 आपको दिया है CO प्लस H2, इस तरह से आपको दिया है। इनिशियल में इसको बोला है कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है। इसमें कहा गया है ये 1 माइनस अक्स टूट जाता है, तो ये भी कितना टूटेगा, 1 माइनस अक्स। जब अक्स टूट रहे हैं तो बनेगा कितना, अक्स ही बनेगा, ये अक्स बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, अक्स बन जाएगा। आपसे Kp की वैल्यू पूछी है, Kp की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng 0 है, डेल्टा Ng 0 है, तो जो Kp की वैल्यू होगी वही Kc की वैल्यू होगी। क्या, जो Kp की वैल्यू होगी वही Kc की वैल्यू होगी, तो मैं Kc की वैल्यू निकाल, तो बात तो वही है ना। देखो मैंने जैसे ही Kc की वैल्यू निकाली, तो Kc की वैल्यू किस तरह से निकलती है, Kc की वैल्यू निकलती है आपकी कंसंट्रेशन की टर्म में। तो ये देखो, ये मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CO की लिख दी, ये H2O की लिख दी, और ये 1 माइनस अक्स फर्स्ट रिएक्टेंट और 1 माइनस अक्स सेकंड रिएक्टेंट, ये मैंने रख दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, अक्स इंटू अक्स क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर Kc इक्वल टू अक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और Kp इक्वल टू Kc ही इस रिएक्शन के लिए है, तो Kp और Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। क्या यही आंसर होना था? और बस निकालने का तरीका सेम था, बस ऐसा का ऐसा। मैंने आपको जो डेरिवेशन करवाई थी पिछली वाली लाइव क्लास में, उसमें सिर्फ मैंने क्या किया था, 1 की जगह मैंने a मोल माना था,
और 1 की जगह बी मोल माना था, बस आपको कुछ नहीं करना था, ए बी की जगह आपको, क्योंकि जब ऑप्शंस होते हैं ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें ऑप्शन से भी दिमाग लगाना पड़ता है कि उसने इनिशियल क्या मानने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहां पर। देखिए कुछ दिन बाद ना ये क्वेश्चन लिखने का सिस्टम ना थोड़ा सा बदल देंगे, तरीका थोड़ा सा इसको मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पेन टेप लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ अरेंज हो पाता है, अभी लॉकडाउन में सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी, पहले से पीपीटी बना हुआ होगा और सीधा ही हम लिख देंगे और आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको रिएक्शन दी है H2 प्लस I2, इस बार सबका आंसर आना चाहिए 2HI, H2 प्लस I2 2HI। इस रिएक्शन के लिए आपको Kp और Kc में रिलेशन बताना है। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या बताना है, Kp और Kc में रिलेशन बताना है। देख तो सबको रहा है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, क्या लिखा हुआ है, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI लिखा हुआ है। और इसके लिए रिलेशन आपसे पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं चार ऑप्शन कौन से थे। यह आपके जेट 2016 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Kp 1 से छोटा है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास Kp इक्वल टू Kc है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास Kp की वैल्यू 1 से ज्यादा है और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास आल। बता दीजिए फटाफट से, इससे इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आ सकता। देख लो क्वेश्चन आपके पास सामने है, सेकंड आंसर और सेकंड और भी हैं, और भी बच्चे हैं अभी, तो फटाफट से सब कमेंट कीजिए। देखो आप ना इसे घबराया मत करो कि मेरा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लिया करो, चाहे गलत हो या सही हो। अगर गलत होगा तो मुझे पता लग जाएगा और मुझे पता लगेगा तो मैं आपको उसको सोल्व करने का तरीका बता दूंगा। और अगर आप सब राइट आंसर देंगे तो फिर मैं उस क्वेश्चन को छेड़ने वाला नहीं हूं। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको क्वेश्चन जो भी आपके आंसर आ रहा है ना, आप वही कमेंट किया करो कि मेरे तो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, और किसी के नहीं आया तो 5 लिख दिया करो, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ नहीं आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन के लिए वही है आपके Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या है 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा RT की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc। और कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड आंसर राइट आंसर चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा, सेकंड आंसर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इतने इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखे हैं, उसके बाद भी बच्चों को ये लगता है कि किसी पेपर में 70% मार्क्स लाना या 60% मार्क्स लाना बहुत टफ काम है। नहीं है, अगर इतने इजी क्वेश्चन आए ना तो बस यही है कि सिलेबस पूरा पढ़ना होता है। जब से क्वेश्चंस का पैटर्न इजी हुआ है तब से बस एक ही दिमाग में थिंकिंग रखी है सब लोगों ने कि सिलेबस पूरा पढ़ना है, और यही जरूरी है। आप सिलेबस पूरा पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन इजी इजी आने लग गए आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको रिएक्शन दी है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 इक्वल टू 2NH3। ये रिएक्शन दी है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है कैपिटल के। क्या, हेबर प्रोसेस के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है कैपिटल के। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मैंने लिख दिया इसको 1/2N2 प्लस 3/2H2 इक्वल टू NH3। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मैंने लिखा है K डेज। क्या लिखा है, K डेज। आपको K डेज की वैल्यू बतानी है K की फॉर्म में। क्या, आपको K डेज की वैल्यू बतानी है किसकी फॉर्म में, K की फॉर्म में। मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं, आपको आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास K/2, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2K, थर्ड ऑप्शन है आपके पास √K एंड फोर्थ ऑप्शन है K²। आंसर बता दीजिए कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही आंसर हो जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो देखते ही हो जाने चाहिए। थर्ड आंसर √K और थर्ड आंसर और बताओ, और बताओ फटाफट से। देखें अभी तो दो ही बच्चों के जवाब आए हैं, थर्ड आंसर,
सबका थर्ड ही आ रहा है, मतलब एक ने थर्ड बताया तो उसके बाद फिर थर्ड पे ही चलना है, ऐसा क्या? ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे की नकल की जा रही है यहाँ पर, जो भी फर्स्ट ने जो बताया वही होना है। अगर गलत होगा तो सर वैसे बता देंगे, नहीं होगा तो चल ही रहा है मामला, ऐसा नहीं है। देखो बस यही पॉइंट है, इस रिएक्शन को मैंने 1/2 से गुणा किया है, यानी इस रिएक्शन का रूट किया है, तो जब 1/2 से गुणा करते स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में जाएगा, तो देखिए क्या होगा, तो आपके पास के डेज की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, रूट के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी के डेज की वैल्यू, रूट के, और रूट के कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। और जो मैंने सेकंड क्लास ली थी इक्विलिब्रियम की, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में ये वाली फॉर्म मैंने आपको बताई है, वहां पर ये वाली सेम टू सेम डिट्टो ऐसा का ऐसा ही मैंने बताया है। अब रिएक्शन ये हो सकती है, कोई दूसरी हो सकती है, रिएक्शन तो मैं एबी से लेके चलता हूं हमेशा, तो वहां से हो सकता है कि N2S2 की जगह मैंने एबी ली हो कोई रिएक्शन और उससे निकाला हो, तो आप उसकी टेंशन ना लें, किस तरह से निकलता है आप वहां जाके एक बार देख लीजिए, जिस बच्चे को नहीं आया हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और रिपीट हो रखा है, जेट 2011 का, ये लास्ट क्वेश्चन पूछता है जेट का, फिर उसके बाद आपको नीट के क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। देखो क्वेश्चन आपके पास है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की है। टेम्परेचर को आपने रखा है कांस्टेंट, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है, तो के पे क्या इफेक्ट होगा, के पर आपको इफेक्ट बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले अभी इसी क्लास में पूछ चुका हूं, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ऑप्शन भी मैं इस बार चेंज नहीं कर रहा। चलो 1/2 इंक्रीज की है, इंक्रीज की है, इस बार इसने नहीं कहा है, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ कहा था, उसने मेंशन किया था कि क्या की है, इस बार उसने केवल इंक्रीज की है, तो जो के की वैल्यू है वो कहां पहुंच सकती है आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन है सेम रहेगी, थर्ड ऑप्शन है डबल हो जाएगी, और फोर्थ ऑप्शन है 1/4 हो जाएगी। बताओ, सेम रविंदर सेम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पूछा है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है मैंने, थर्ड ऑप्शन डबल, और दिख तो रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है सेम, थर्ड ऑप्शन है डबल, और फोर्थ ऑप्शन है 1/4। मनीष सेकंड, देखिए इसका आंसर होगा सेम। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, मैंने पॉइंट ये लिखाया था कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल एक ही फैक्टर इफेक्ट डालता है, कौन सा, टेम्परेचर, कौन सा, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो तो फिर कुछ भी कर लो, बस रिएक्शन को आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, जैसे अभी पिछली वाली रिएक्शन में अपन ने 1/2 से गुणा कर दिया था, तो वैसे नहीं करना है आपको। अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन फैक्टर कौन सा है आपका, टेम्परेचर, कौन सा है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो फिर आप कुछ भी करो, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जेट के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब नीट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही जो है मैं ईयर वाइज करवाया जा रहा हूं आपको, आप देखना बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए वो अपने नोट्स में से ही है, सारे के सारे जो लाइव क्लास में है उन्हीं में से है, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम पढ़ाने के लिए चैप्टर बहुत बड़ा है, जिस अलग अलग टाइप से टीचर्स इसको पढ़ाते भी हैं, ठीक है, सबका अपना अपना सीन होता है, कोई किस तरह से पढ़ाता है, कोई किस तरह से पढ़ाता है। टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पर, कि अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, तो अगर लॉन्ग ईयर का बेच है, टाइम ज्यादा है, एग्जाम काफी दूर है, तो 8-10 क्लास भी लगा दी जाती है। लेकिन जब टाइम कम हो, एग्जाम के 2 दिन पहले अगर बच्चों की डिमांड हो केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो 1 घंटे की एक क्लास में भी कंप्लीट कर दिया जाता है। अपने पास अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि अपन अच्छी अच्छी चीजों को देख सकते हैं, इसीलिए मैंने 3 क्लास लगाई है उसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नीट 2017 का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप सभी लोग दें। नीट 2017 का
लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन, अगर विदाउट दिमाग अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास CO2 गैस है। क्या है? CO2 आपके पास गैस है, और इसका इन्होंने कहा है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो मैं मान लेता हूं V। ये आपको दिया है 20 लीटर। कितना दिया है? 20 लीटर दिया है। और इस टाइम पे जो प्रेशर है वो आपको 0.4 ATM दिया है। कितना दिया है? 0.4 ATM। दिख तो रहा है सबको? CO2 गैस है, इसका इनिशियल वॉल्यूम 20 लीटर दिया है और प्रेशर 0.4 ATM दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन आपकी SrCO3 सॉलिड में है, और इसके लिए SRO सॉलिड बना है, और साथ में CO2 गैस भी बनी है। तो आपको पता है एक ही गैसियस मॉलिक्यूल है, बाकी के सारे सॉलिड है, तो सॉलिड पे डिपेंड नहीं करेगा। इतना सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसके लिए Kp की वैल्यू आई है। Kp की वैल्यू इन्होंने दी है 1.6 ATM। कितनी दी है? 1.6 ATM। इन्होंने कहा है कि जब प्रेशर मैक्सिमम हो, क्या? जब प्रेशर मैक्सिमम हो, क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, जब आपके पास प्रेशर मैक्सिमम हो तब आपको व्हेन आपको वॉल्यूम बताना है। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छे से सुन लो एक बार क्वेश्चन को। आपके पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में उन्होंने कहा है कि इनिशियल कंडीशन में आपके पास जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर है। कितना है वॉल्यूम? 20 लीटर है। प्रेशर कितना है? 0.4 ATM है। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे जो आपका Kp आता है वो 1.6 ATM आता है। कितना? 1.6 ATM आता है। P मैक्सिमम जब होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? जब आपके पास P मैक्सिमम आपने देखा उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा? अब मैं 4 ऑप्शन आपको फटाफट से लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2 लीटर, सेकंड है आपके पास 5 लीटर, और थर्ड है आपके पास 10 लीटर, और फोर्थ है आपके पास 4 लीटर। बता दीजिए देखिए क्या आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, और ये हो सकता है कि इस बार जेट 2021 में या ICR में तो आ सकता है। श्योर है ICR में तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बता दीजिए देखिए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं बता देता हूं, मुझे पता है आपकी क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे आउट ऑफ सिलेबस हो गया इस बार। तो देखो क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको समझने की जरूरत थी। इसमें आपसे कहा गया है कि आपको इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर आपको दिया गया है। एक चीज बताओ मुझे, 4 लीटर मनीष 10 लीटर, चलो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की। जितना भी है मनीष, सेकंड आंसर होगा या 10 लीटर होगा? 10 लीटर मैंने थर्ड ऑप्शन दिया था शायद मेरे ख्याल से। जो भी है चलो कोई बात नहीं। देखो जो भी आपकी चीजें है वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो आपसे क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया और प्रेशर दे दिया इनिशियल आपको। ठीक है, फाइनल आपको क्या दिया है? यहाँ पर Kp आपको बोला है। तो देखो Kp आपसे पूछा है, तो Kp यहाँ पर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? Kp क्या आप ये लिखोगे क्या? PCO2 गैस। क्या यही होगा? क्योंकि नीचे तो आपके सॉलिड है, ऊपर भी आपके सॉलिड, तो सॉलिड को अपन कुछ काउंट नहीं करेंगे, तो क्या Kp PCO2 गैस की इक्वली हो जाएगा क्या? और मुझे एक चीज बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या यही पॉइंट निकल के आएगा क्या आपके पास? तो क्या Kp की जो वैल्यू होगी वही P मैक्सिमम की वैल्यू होगी क्या? सर Kp तो ओनली गैस रिएक्शन के लिए ही है ना। तो हाँ बिल्कुल, मैंने गैस के लिए तो लिखा है। देखो CO2 गैस बना है, यहाँ पर CO2 गैस बना है, तो CO2 की तो बात कर रहा हूं। इसको स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को तो मैंने यूज ही नहीं किया यहाँ पर। केवल देखो इतना लिखा है Kp इक्वल टू PCO2 गैस। तो क्या Kp की वैल्यू होगी वही P मैक्सिमम की वैल्यू होगी क्या? Kp की वैल्यू होगी वही P मैक्सिमम की वैल्यू होगी। P मैक्सिमम की वैल्यू होगी तो आपकी Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास कितना आया था? 1.6, और यही आपका क्या हो जाएगा? P मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P मैक्स हो जाएगा। आपको पता है, देखो मैंने बताया था इनर्ट गैस इक्वेशन, सॉरी आइडल गैस जो समीकरण था वो मैंने बताया था, आदर्श गैस समीकरण,
उसके अकॉर्डिंग क्या था, पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या आया था अपने पास, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब मुझे एक चीज बताओ, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, समझ गए। इस वाली इक्वेशन में देखो आपके पास P1 गिवन है 0.4, V1 गिवन है 20, P2 गिवन है 1.6 और V2 आपको निकालना है। तो फिर करना क्या था, सिंपल सा काम था, V2 आपको साइड में लेके जाना है, 0.4 इंटू 20 बटे 1.6, कैलकुलेट करो फटाफट से, कितना हो जाएगा 4-5, कितना आ जाएगा V, 5 लीटर, कितना आ जाएगा 5 लीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए क्या, बस इतनी सी वैल्यू आपको ध्यान रखनी थी, क्योंकि ये पता है, ये वाली वैल्यू भी मैंने आपको करवाई थी, याद करो सेकंड क्लास में ये वाली चीजें मैंने बताई थी आपको आइडल गैस इक्वेशन के बारे में, कि जब तक आपको किसी रिएक्शन के बारे में कुछ ना कहा जाए तो उसे आइडल गैस मानना है। क्या मानना है, आइडल गैस। जब तक आपको ये ना कहा जाए ना कि ये वास्तविक गैस है, मानता हूं कि ये वास्तविक गैस है, लेकिन जब तक ना कहा जाए तब तक आपको इसे आइडल गैस मानना है। और मैंने वही किया और उससे आंसर निकल के आ गया, 5 लीटर आंसर हो गया। 3 वैल्यू गिवन थी, चौथी वैल्यू मुझे निकालनी थी। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो आपका सबका हो ही जाना चाहिए, लंबी प्रोसेस है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और लेवल का क्वेश्चन है। आपके जेड में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, जेड आईसीआर बीएचयू में से क्वेश्चन आ सकते हैं। नीट में तो खैर आ ही रखा है, नीट 2017 का क्वेश्चन ही है ये भी। आपको दिया है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 इक्वल टू 2NH3, और इसके लिए आपको K की वैल्यू दी है K1, क्या दी है, K1 दी है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है आपके पास N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, इसके लिए आपको K की वैल्यू K2 दी है। और नेक्स्ट है आपके पास H2 प्लस 1/2O2, इसके लिए K की वैल्यू आपको H2, इसके लिए K की वैल्यू आपको K3 दी है। ये आपको तीन चीजें गिवन है, ठीक है, K1 K2 एंड K3। इन तीनों रिएक्शन से एक नई रिएक्शन बनी है, वो है आपकी 2NH3 प्लस 5/2O2 इक्वल टू 2NO प्लस 3H2O। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की K है। क्या है वैल्यू, K है। आपको आंसर बताना है कि K की वैल्यू क्या होगी K1 K2 K3 की टर्म में। ऑप्शन में लिख देता हूं, फटाफट आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास K2 का क्यूब K3 अपॉन K1, इनटू में है सारी चीजें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास K1 K3 का क्यूब अपॉन K2। थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास K2 K3 अपॉन K1। फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और किस तरह से करने का जो तरीका है वो तो आप इस यहाँ बता नहीं सकते, जब जूम ऐप पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब आप इसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे देना, ठीक है। कुछ ही टाइम में जब बच्चे काफी ज्यादा हो जाएंगे, अच्छे से बच्चे हो जाएंगे, तब जूम ऐप पे आपकी डाउट क्लास रखेंगे, टेंशन ना लो आप। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एनीवन, किसी एक का आंसर तो आया होगा, कुछ ही आया हो, जब नहीं आए तो मत बताना। फोर्थ आंसर आया सर, ओके। और बताइए, एक का फोर्थ आंसर आया है, सेकंड है शायद, शायद नहीं, शायद का मतलब -1 होता है, मैं ये मानता हूं। शायद का मतलब -1 हमेशा, शायद का मतलब है बस बिंदी आपने लगा दी है, और बिंदी लगाने का मतलब है -1। जब नहीं पता चला तो कम से कम 0 तक रहो, -1 पे जाने की कोशिश मत करो, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर निकाल लियो तब आप श्योर हो जाते हो। जब अगर आपके पास आंसर आ जाए तो फिर आप श्योर ही हो जाते हो कि हाँ फिर तो यही होना है। उसका अगर -1 मिले तो चलता है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं क्या आंसर होने वाला है इसका, देखिए।
ठीक है, पहले तो ना इसको क्वेश्चन को ना करने का तरीका देखना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे करना क्या है, देखो सबसे, देखो यहाँ पर मुझे अच्छी चीज जो चीजें दिख रही है ना, वो क्या दिख रही है इस क्वेश्चन के बारे में, वो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ये दिख रही है, देखो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि NH3 इसमें राइट हैंड साइड है और इस इक्वेशन में NH3 लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि K1 को उल्टा कर देना है। जैसे ही उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/K1 आ जाएगा, क्या 1/K1 आ जाएगा। अब आप पहले तो ये देखो कि कितनी इक्वेशन ऐसी थी जिसमें 1/K1 था, कितनी इक्वेशन ऐसी थी 1/K1 था। एक इक्वेशन तो ऐसी थी सेकंड ऑप्शन जिसमें 1/K1 था ही नहीं, सीधा आंसर कट गया साहब, समझ गए क्या। तो एक आंसर तो क्या आना है, 1/K1 तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें लिखा गया है कि NH3 2 ही है, NH3 कितने हैं, NH3 2 ही है। इसका मतलब मुझे K1 का ना तो स्क्वायर करना है ना ही रूट करना है, क्या K1 का ना तो स्क्वायर करना है और ना ही रूट करना है, क्योंकि NH3 जितने इसमें बन रहे हैं उतने ही NH3 यहां पर है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको NO कितने मिले हैं, 2, NO आपको कितने मिले हैं, 2, और प्रोडक्ट में मिल रहे हैं क्या, NO प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। इसमें भी देखो 2 ही NO मिले हैं और दोनों के दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में। इसका मतलब आपको इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसका मतलब K2 सीधा का सीधा ही आएगा। अब जो भी आपको करना है सिस्टम, वो किसमें करना है, K3 में करना है। अब देखो K3 में देखो आपके पास क्या मिल रहा है, K3 में आपको ये मिल रहा है कि H2 एक भी नहीं मिल रहा है, H2 एक भी नहीं मिल रहा, तो क्या इन H2 को आपको इस H2 से कैंसिल करना पड़ेगा क्या। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक H2 है, यहां पर 3 H2 है, क्या है, यहां पर एक H2 है, यहां पर 3 H2 है। इसका मतलब इस रिएक्शन को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो उल्टा कर दिया था ना अपन ने, इसको कैसे किया था, उल्टा कर दिया था, तो ये सीधी रहेगी, तो ये H2 इधर और ये H2 इधर आ जाएगा। अब तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन का 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करने का मतलब क्या है, K3 का आपने क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। ये आपका राइट आंसर होगा, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन था आपके पास, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। समझ गए, नहीं समझ में आया हो तो आज कुछ नहीं करना है, इस पहली वाली रिएक्शन को देखो इस तरह से आपको चेंज कर देना है, 2NH3 3H2 प्लस N2, इसका क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन को आपको सीधा का सीधा वैसा का वैसा रहने देना है, N2 प्लस O2 2NO, इसका हो जाएगा आपके पास K2। और जो ये थर्ड वाली रिएक्शन है, इसको आपको क्या करना है, इसको 3 से गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2, क्या हो जाएगा 3H2O, ये लो, और क्या हो जाएगा K3 का क्यूब हो जाएगा। बस ऐसा कैसा लिखना था, तो इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1/K1 है तो ये नीचे आ जाएगा K1, ऊपर क्या आ जाएगा K2 इंटू K3 का क्यूब, ये लो जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी रिएक्शनों को करने का तरीका यही है जो आपसे पूछा गया है। जो लास्ट वाली रिएक्शन है उस रिएक्शन पे ध्यान दो, इसमें कैसे कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, बस उन्हीं के हिसाब से इनको ऊपर वाले को चेंज कर दो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपके जो जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है ना, वैसे रिएक्शंस के पार्ट भी बढ़ते जाते हैं, बस इतना सा है। अगर कोई छोटा एग्जाम है जिसमें मतलब लेवल की अगर बात करें, कोई सिंपल सा एग्जाम है तो उसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो एग्जाम जो है आपकी क्वेश्चन वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है, बस और कुछ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चलो ये वाला बताना, और ये वाला तो नहीं बताया तो देखना फोन में घुस के ठोकूंगा तुम सब लोगों को मैं। इतनी मेहनत के बाद अगर आप नहीं बताओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो क्वेश्चन है आपके पास, N2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2NO है, क्या है 2NO है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको K दी है, ठीक है। आपसे कहा गया है 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, इससे आपके पास बना है क्या NO, इसके लिए K डैश की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि K डैश की वैल्यू है वो K की टर्म में क्या होगी, K डैश की जो वैल्यू है वो K की टर्म में क्या होगी। तो आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
चार ऑप्शन में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास के, सेकंड ऑप्शन के स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन के की पावर 1/2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/2 के। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है इस बार तो। पहले वाले में तो थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे किया तो था, इस बार तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया है। देखो फोर्थ ऑप्शन, थर्ड, तुम लोग कहां कहां से पढ़ के आ रहे हो भैया। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना कहां से पढ़ के आ रहे हो। और बताओ, चलो जो भी है दिखाएंगे अभी किस तरह से आंसर हो रहा है। बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। आज मैं यही आपको सोल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहा है। देखिए इसका आंसर है वो आपका, इसका आंसर तो थर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा के की पावर 1/2, या इसको के की पावर 1/2 को मैं रूट के भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? रूट के भी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। कैसे भी कोई सा भी क्वेश्चन है फिर आप कर सकते हो। देखो मैं एक बार दोनों का आपको कैसे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, दोनों के कैसे से मैं रिलेशन निकाल दूंगा यहाँ पर। देखो पहली रिएक्शन का मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है NO का स्क्वायर अपॉन N2 और O2। ठीक है, इसके लिए मैंने कैसी ये लिख दिया, या के मान लो ये लिख दिया। ठीक है, दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसके लिए मैं के क्या लिखूंगा? NO अपॉन O2 की पावर 1/2। और थर्ड क्या लिखा है मैंने? N2 की पावर 1/2। देखिए ये है नीचे वाली रिएक्शन के लिए आपका के डेस। ये वाली नीचे वाली रिएक्शन के लिए आपका क्या है? के डेस। अब एक चीज बताइए, आपका जो के डेस है, आपका जो के डेस है वो देखिए के की फॉर्म में कहां आ रहा है। अगर मैं इस के डेस का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। के डेस का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, तब आपका के बन जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये फॉर्म बन जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, ये फॉर्म बन जाएगी। बताओ ऊपर वाला बना कि नहीं बना? नीचे वाले का स्क्वायर करूं तब के बनता है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले का रूट कर दूं, क्या ऊपर वाले का रूट करूं, देखो रूट करूंगा तो क्या होगा? 1/2 से गुणा करूंगा, 1/2 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। तब आपका क्या नीचे वाला बन जाएगा? क्या ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा फॉर्म, और ये फॉर्म देखो क्या के डेस बनेगी। क्या के डेस के इक्वल बन जाएगी ये वाली? के डेस के इक्वल बन जाएगी। जब के डेस के इक्वल बन रही है, के डेस के इक्वल कब बन रही है? जब आप के को क्या कर रहे हो? रूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? के का रूट कर रहे हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? के डेस इक्वल टू रूट के। आंसर क्या हो जाएगा? के डेस इक्वल टू रूट के। और नीट 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार। और ये वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप सब लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, 2012 में आया था नीट में। नीट 2012 में क्वेश्चन आया है आपसे। क्वेश्चन आपको दिया गया है 2SO2 प्लस O2 2SO3 में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, 2SO3 में तीनों की तीनों गैसेस से, ध्यान रखना। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के की वैल्यू आपको दी है 278। कितनी दी है? 278। आपको क्वेश्चन दिया है SO3, वो आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें? SO2 प्लस 1/2 O2 में। किसमें? SO2 प्लस 1/2 O2 में। और आपसे के की वैल्यू पूछी है। ये लो जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 3.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 6 इंटू 10⁻²। फोर्थ ऑप्शन है आपके थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1.3 इंटू 10⁻5 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻3। फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा। आपको पहली वाली रिएक्शन के लिए के की वैल्यू 278 दी है, सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए के की वैल्यू पूछी है। फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होगा।
इसमें तो मत बोलना, इसमें तो देना ही है जवाब। ये बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस के की वैल्यू निकाल के आंसर पुटअप कर देना है। करो फटाफट से, देखें करो, क्या हुआ, नहीं आ रहा? देखिए मैं बता देता हूं, इसके के में और इसके के में रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, इसके के में और इसके के में रिलेशन क्या है। तो ये जो के है आपके पास, इसको मैं के डेज बोल देता हूं, ठीक है, के डेज बोल देता हूं। आपका के डेज कब आएगा, जब मैं के डेज किसके इक्वल होगा, जब मैं 1/k का रूट करूं। इस रिएक्शन को पहले तो उल्टा करूं, उल्टा करते ही 1/k हो जाएगा क्या, उल्टा करते ही 1/k हो जाएगा के डेज के इक्वल। लेकिन फिर इसका रूट भी करना पड़ेगा। देखो यहां पर SO2 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर O2 1 है, 1/2 है, 2 है, 1 है, तो रूट कर दिया ना सीधा सीधा, तो ये रूट कर दिया, तो ये इसके इक्वल होगा। अब आपको के डेज की वैल्यू कैसे निकालनी है, 1/√k से निकालनी है। और 1/√k क्या होगा, तो वो यहां देख लीजिए आप। 1/√k क्या होगा, आपको के डेज दिया है 1/√k, और रूट के कितना है 278 का रूट। 278 का अगर आप रूट करोगे तो आपको पता है 16 इंटू 16 कितना होता है 256, और 17 इंटू 17 कितना होता है 289। क्या ये दोनों के 56 और 89 के बीच में है क्या, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, के डेज की वैल्यू 1 ये आ जाएगी आपकी 16.67 के समथिंग, इतनी आपके वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, ये के डेज की, लेकिन इनमें कोई मैच ही नहीं कर रहा, इनमें कोई मैच ही नहीं कर रहा, 1/16.67 कोई मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब इसने क्या किया है, इसका मतलब इसने ये किया है कि जो ये पावर दे रखी है, इस पावर को आप गुणा में लिख दो। किस तरह से लिखोगे, तो के डेज को आप कुछ ऐसे बना सकते हो, देखो मैं यहां लिख देता हूं, यहां बता देता हूं आपको। के डेज इक्वल टू, ऊपर मैंने क्या किया 100 ले लिया, क्या ले लिया, ऊपर 100 ले लिया, दिख तो रहा है सबको, ऊपर मैंने 100 ले लिया। 100 इंटू 10⁻² कर दो, एक ही बात है, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100, 10⁻², एक ही बात है। नीचे कितना है 16.67, आप इसको इससे हटाओगे तो ये आपके पास कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, कितना 6 बार, 6 इंटू 10⁻² आंसर हो जाएगा। ये सेकंड वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए, दिक्कत आपको सिर्फ ये इतनी स्थिति में बताऊं, इसके लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा, और वो देखोगे तब आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू कर देगा, फिर मैंने कुछ नहीं किया, बस आंसर निकालना था। नहीं सर ये तो आ गया था, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। ये वाला आ गया था तो फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अच्छा ये आपको रूट निकालना नहीं है क्या, इसका मतलब देखो भाई, अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है ना तो फिर इसका मेरे पास तो कोई देखो कोई इलाज नहीं है, बाकी का तो आप देख लो। अंडर रूट के बाद सोल्व नहीं हुआ, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखो जब बाद सोल्व नहीं होता ना तो इसका तरीका मैंने आपको यहां बताया। देखो मुझे भी नहीं पता 278 का रूट कितना होता है, मुझे भी नहीं पता, मैं सब चीजें रट के थोड़ी बैठा हूं यहां पर। मुझे इतना पता है कि 16 इंटू 16 256 होता है, ये मुझे पता है, और 17 इंटू 17 289 होता है। क्या 256 और 289 के बीच में आ रहा है क्या 78, उसके बेसिस पे मैंने 16.67 लिख दिया। जब मैंने लिखा तो इसका भाग लगाया तो इसके आसपास आ गई वैल्यू, और आपको पता है वैल्यूज भी जो है बहुत दूर दूर है, तो आप इसे आंसर निकाल सकते हो। तरीका थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मत बोलना कि ये लेवल से ऊपर है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके आना चाहिए। देखो आपको एक इक्वेशन दी है, रिएक्शन है आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, 2NH3, और साथ में यहां उसने लिखा है हीट, यहां पर प्लस हीट उसने लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इतना आपको मेंशन कर रखा है। इसमें इन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, यानी आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, कौन सी कंडीशन ऐसी है जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपको 4 ऑप्शन में बता देता हूं। पहला ऑप्शन इसने दिया है रिएक्शन को कहां भेजना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको रिएक्शन को भेजना है, ये क्वेश्चन है, तो आपको उसकी कंडीशन बतानी है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आपको बतानी है। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको भेजना है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आपको बतानी है, अनुकूल परिस्थितियां आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंक्रीज करने पर, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंक्रीज करने पे, ये तो ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास प्रेशर को डिक्रीज करके, क्या प्रेशर को डिक्रीज करके। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास N2 एंड H2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करके, N2 एंड H2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करके। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्रेशर इंक्रीज करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है फटाफट से, क्या आंसर होगा इस रिएक्शन के लिए। आपको क्या करना है कि आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि मुझे NH3 ज्यादा से ज्यादा चाहिए, NH3 क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होगा। एक बच्चे का जवाब आया अभी तक फोर्थ आंसर, एक का जवाब आया फोर्थ आंसर, बाकी की बताइए फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको NH3 ज्यादा से ज्यादा बनाना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि NH3 बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा इन चारों में से, या रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है, अग्र दिशा में भेजना है, आगे की तरफ भेजना है। तो आंसर क्या होगा इन चारों कंडीशंस में आपको बताना है, बता दीजिए फटाफट से। फोर्थ, देखिए मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि रिएक्शन अगर आपके पास एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन अगर आपके पास एक्सोथर्मिक है, पॉइंट समझना, रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। मनीष थर्ड, मनीष कल की क्लास में एब्सेंट था क्या, मनीष कल की क्लास में एब्सेंट था क्या, लास्ट के लिए रूल जब पढ़ाया था तो कल की क्लास में एब्सेंट थे क्या आप, फिर आपके ये लासेतेलिए वाले रूल्स गलत क्यों जा रहे हैं। चलो जो भी है आज फिर से देख लो। प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करते हो, प्रेशर को अगर, सॉरी मैं क्या बोल गया, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, सर नहीं एब्सेंट था, सर मैं एब्सेंट था, अच्छा ओके कोई बात नहीं। देखो प्रेशर को आपके पास, सॉरी प्रेशर ही प्रेशर पता नहीं बीच में क्यों आ रहा है आज समझ नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी। देखिए आपके पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब आपके पास यहाँ पर प्लस में हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। कैसी है, प्लस में हीट लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक, और माइनस में हीट लिख दिया जाए तो एंडोथर्मिक, मतलब हीट भी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आपकी जाती है। क्या मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बताओ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, इसका मतलब मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और देखिए इस ऑप्शन में मुझे टेम्परेचर डिक्रीज दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर मुझे डिक्रीज दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में प्रेशर भी है, प्रेशर को भी चेक करना पड़ेगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर प्रेशर वाली टर्म गलत हो गई तो फिर ये ऑप्शन ही गलत हो गया वैसे, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रेशर के लिए क्या बोला था कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, अगर किसी रिएक्शन में आपके पास आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम क्या हो, लो हो, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम क्या हो, कम हो। नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम किधर कम है, इधर 2 मोल्स और इधर 4 मोल है, तो रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास प्रेशर इंक्रीज ही है, देखो तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो इसके साथ ये तो रॉन्ग हो गया। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की टर्म की, क्योंकि कंसंट्रेशन को भी तो देखना पड़ेगा ना कि अपने दो ऑप्शन तो सर आपने बता दिए कि इन दोनों का क्या करें, इन दोनों के बारे में आपने चेक ही नहीं किया कि ये गलत भी है या राइट है, ऐसे कैसे आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन के लिए मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन के लिए मैंने ये कहा था
कि यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या मैं इंक्रीज कर रहा हूं क्या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में थोड़ी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बचा। मैंने कहा था अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। आपको प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज आपको करना ही पड़ेगा। समझ गए क्या। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2011 में आया था। ठीक है, उसके बाद फिर आज की क्लास नहीं एंड करेंगे क्योंकि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे एक लेवल के, बिल्कुल लो लेवल के। देखो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हैं, मीडियम लेवल के भी करवाए हैं, मॉडरेट टाइप के और इजी टाइप के भी करवाए हैं। क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे भी आते हैं, इजी भी आते हैं और मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आपके लिए है। इसमें कहा गया है, इस रिएक्शन में पहले से मेंशन कर दिया है कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। सॉरी 0 नहीं है, 0 से कम है। पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। x2 प्लस 4y2, ठीक है, x2 प्लस 4y2 इक्वल टू 2x y4, 2x y4 ये आपके पास बन रहा है। ठीक है, और आपसे कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जानी चाहिए। इसके लिए आपसे फेवरेबल कंडीशन पूछिए और आपको इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव। यानी रिएक्शन कैसी हो गई है, एक्सोथर्मिक हो गई है। कैसी हो गई है, एक्सोथर्मिक हो गई है। टेम्परेचर और प्रेशर में से बता दीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर में से बता दीजिए। ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार ऑप्शन में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रेशर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया। सेकंड ऑप्शन है आपके पास प्रेशर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। थर्ड ऑप्शन है क्या आपके पास, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्रेशर डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन रविंदर, और इसके अलावा देखिए दो ऑप्शन तो आपको, अगर टेम्परेचर और प्रेशर में से किसी एक चीज के बारे में अगर आपको पता हो तो दो ऑप्शन तो आप सीधे सीधे ही काट सकते हो। जैसे मैं प्रेशर की बात कर लेता हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इस रिएक्शन में देखो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, 2 ही है, और इधर कितने हैं, 5 है। तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। दो ऑप्शन, एक चीज का पता लगता है, दो ऑप्शन। अब देखो वो बोलते हैं ना, जैसे आपके आपके किसी टीचर ने आपको कभी बताया होगा कि बेटा कभी कभी 2-4 तुक्के भी लगा लेने चाहिए, अपनी किस्मत कभी कभी आप आजमा लिया करो। तो देखिए मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूं। मैं तो ये कहता हूं कि किस्मत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने जितनी अपनी मेहनत की है ना उसका फल आपको जरूर मिलेगा। किस्मत क्या होती है यार, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हो, और वो किससे बनती है, मेहनत से बनती है। किससे बनती है, मेहनत से बनती है किस्मत। समझ गए। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, जब आपके पास ये समझ में आ गया कि मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूं, मेरे एग्जाम की जो है 70% कट ऑफ के समथिंग जाने वाली, सर ने कहा था कि 70% के आसपास जाएगी, और मैं 70% पे ही खड़ा हूं। अब मैं रिक्स यहां पर लेना चाहता हूं 2-3 क्वेश्चन के लिए। तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा कि 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए। क्या कर दिया आपने, 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए। अब 2 ही ऑप्शन बचे।
अब देखो आपने 4 क्वेश्चन ऐसे लगाए, उसमें 2 में मान लो आपने फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया, 2 में सेकंड ऑप्शन लगा दिया, कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर 50% चांसेस भी माने तो 2 क्वेश्चन राइट होंगे और 2 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। राइट के आपको 8 नंबर मिले, रॉन्ग के -2 मिले, ओवरऑल पॉजिटिव 6 मार्क्स आपको मिल गए। तो आपके टीचर ना ऐसी वाली कंडीशन के लिए बोलते हैं, और आप पता है क्या समझ लेते हो उसको, आप समझ लेते हो उसको सब में तुक्के लगाना, फटाफट से भर दो, बस काम खत्म। अरे भाई ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? ऐसे करना है। आपका टीचर इन क्वेश्चनों के लिए बोलता है कि जब आप 2 को तो आप हटा दो, जब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे तब आप उसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हो। समझ गए? तो आपको तीसरा और चौथा तो जिस बच्चे के दिमाग में है वो तो मामला ही गड़बड़ कर दिया। ठीक है, आपके पास पहला और दूसरे में से ऑप्शन होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? देखो इसमें कहा गया है डेल्टा एस नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन कैसी रहा है? एक्सोथर्मिक। कैसी? एक्सोथर्मिक। अगर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करते हो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है कि फॉरवर्ड में लेके जाना है? फॉरवर्ड में लेके जाना है। इसका मतलब आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। जो मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया था वही ऑप्शन आपके यहाँ पर आंसर भी हो रहा है। समझ गए क्या? आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। देखिए अब आप मुझे जो भी बच्चे अभी लाइव से क्लास में हैं, 6-7 बच्चे, जो भी जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये तो जैसे अभी जो तरीका चल रहा है, बिल्कुल हेमंत पटेल आज भी आप लेट हो गए सर। क्लास ओवर, कंप्लीटली ओवर हो चुकी है। अब तो बस 1-2 मिनट बात करने वाला हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो जैसे मैंने अभी 3 लेसन आपको पढ़ा दिए अच्छे से एनसीईआरटी के, और ये आपके 25 से 30 मार्क्स तक वेरी भी करते हैं, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो। लेट हो गए, बिल्कुल 1 घंटे की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, आप बाद में इसको देख लेना क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो बात कर रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। देखो दरअसल क्या है कि मैंने जैसे पहले लेक्चर आपको दे रहा हूँ, पहले पूरी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो ले रहा हूँ। मैं क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि अपन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। हर दूसरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एक दिन छोड़ के एक दिन, या डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्योंकि थ्योरी तो देखो हर एक बच्चे के पास बहुत सारी है, और थ्योरी की वीडियो तो क्या है, जैसे मैं सीधा स्क्रीन रिकॉर्डर से लाइव बना के फटाफट से 2 घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म भी कर सकता हूँ। तो वो तो मैं दिन में वीडियो भी आपको डाल सकता हूँ, क्योंकि वहां तो आपके क्योंकि समझाने का सीन यही है कि आप अगर नहीं समझ में आया थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो। यस सर, यही सही रहेगा। बिल्कुल मेरा देखो आइडिया यही है, लेकिन जैसा आप कहोगे वैसा ही हम तरीका रखेंगे। तो मेरे दिमाग में अभी तक इतना आया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा जाए। तो क्यों ना एक दिन छोड़ के एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा जाए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपन क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करेंगे, केवल प्रीवियस ईयर के